गुड इवनिंग बच्चों, वंस अगेन वेलकम टू सचिन क्लासेस। मेरे साथ रुचि बंसल मैम है जो आपको आज के सीएमए फाइनल का जो पेपर है उसके बारे में आपको बताएगी। मैम अगेन आपके हिसाब से सीएमए फाइनल का पेपर जो आप ट्रेंड के हिसाब से देखते हुए आ रहे हैं, मतलब आप क्या कहेंगे? एवरेज? एवरेज से भी अच्छा है इस बार। एवरेज से? अच्छा है पेपर। अच्छा। इवन इंटर से भी ज्यादा अच्छा पेपर फाइनल का है सर। अच्छा, आपके हिसाब से? अच्छा। और अगर मैं बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो आपको क्या लगता है कि इन कंपेयर टू द प्रीवियस पेपर जो बच्चों के हिसाब से कैसा? एक तो आपने टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया और एक बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, तो आपके हिसाब से कैसा? मेरे हिसाब से अगर बच्चों ने कंपनी लॉ पे ही ज्यादा फोकस करा है तो उन्हें थोड़ा हार्ड लगेगा, ओके। बिकॉज इस बार अलाइड लॉ ज्यादा ही है। अच्छा, अलाइड हो जाता है पेपर। अच्छा, बाकी जो एमसीक्यू के लेवल है, जैसे कि आपने अभी बताया कि इंटर के जितने भी एमसीक्यू वाले पेपर्स वो सारे मॉड्यूल या एमटीपी से आए हैं, तो फाइनल में भी ऐसा था या एमसीक्यू बाहर के थे? सारे एमसीक्यू मॉड्यूल से हैं सर। ओके। इवन ज्यादा मॉड्यूल और एमक्यूपी भी है, बट अदर देन सिलेबस कुछ भी नहीं है। अच्छा, आपके हिसाब से सारे सारे उसी में से हैं। बच्चों ने खुद ने वेरीफाई कर लिया है, सारे हमारे मॉड्यूल से ही एमसीक्यू हैं। मॉड्यूल से हैं आपके? बच्चों, अब आपको मैम क्योंकि कल आपके अगेन पेपर है तो आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बट फिर भी मैम एक आपको जितने भी एमसीक्यू है उनके आंसर्स और जो बाकी जो सब्जेक्टिव पेपर है उसके बारे में थोड़ा बहुत मैम बताएगी। तो मैम एक बार आप कंटिन्यू कीजिए, है ना? हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सबका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अच्छा ही होगा। आपको नेक्स्ट पेपर की तैयारी करनी है। आई एम जस्ट गिविंग यू ओवरव्यू कि आप लोगों का कैसे क्या रहने वाला है एमसीक्यू। सो आई एम जस्ट गिविंग यू सजेशंस कि मेरे अकॉर्डिंग क्या क्या आंसर्स होने चाहिए। सो ये तो बहुत इजी सा है। पीक्यूआर वांट्स टू शिफ्ट इट्स रजिस्टर ऑफिस विद इन द सिटी लिमिट। एक सिटी से एक सिटी में दूसरी जगह पे, तो उसके लिए तो बच्चों क्या पास होगा? बीआर। उसके लिए तो ना ओआर होगा ना एसआर। इसके लिए क्या पास होता है बच्चों? बीआर, सेक्शन 12। मैं पूरी टेबल बनवाती हूँ आपको क्लास में इस चीज की। इन द पेरेलेंस ऑफ द कंपनीज एक्ट, लोन मीन्स, ये हमारे मॉड्यूल के पीछे का ही है। लोन क्या होता है? कंपनी लॉ का मतलब कैश क्रेडिट। अ कंपनी में रिमूव अ डायरेक्टर थ्रू व्हाट? ओआर। ये हमने कितनी बार पढ़ रहे हैं, इंटर से पढ़ते हुए आ रहे हैं। विच रूल ऑफ कंपनीज अपॉइंटमेंट रूल अंडर द डिटेल प्रोसीजर फॉर मेकिंग एप्लीकेशन अलॉटमेंट ऑफ डिन। अब देखो ये ऐसी चीजें भी आने लग गई हैं कि रूल्स और सेक्शंस पूछे जा रहे हैं। रूल 10 है बेटा, इस बच्चे का गलत है। जिस बच्चे का भी पेपर जिसने भेजा है इसका रूल 10 आएगा, ठीक है। The insolvency professional proposed shall be continue and rejected by adjudicating authority based on information। इसका बेटा 7 days में ये बोलेंगे और 10 days में बोर्ड को रिकमेंडेड करना है। ए मे भी नहीं, इस बच्चे का सही है। Under IBC, the resolution professional shall file an application to adjudicating authority to extend the period with the 66%। COC में सिर्फ एक रेजोल्यूशन प्लान को हमें 75% चाहिए रहता है, बाकी सब में हमें 66% की अप्रूवल चाहिए रहती है। The format for compliance of corporate listed entities have been specified to be submitted within specified limit according to Annexure 4, that is on a half yearly basis। बेटा इस बच्चे का गलत है, हाफ ईयरली बेसिस। इसमें मंथली भी था, क्वार्टरली भी था, एनुअल भी था। ये वाला जो रहेगा वो कौन सा रहेगा? Annexure 4 वाला हाफ ईयरली बेसिस। In the context of sustainability reporting, the SEBI has raised the format in May 2021 for reporting ESG parameter called ये वाला। तो इसमें बेटा इसका गलत है। फॉर्मर इज वॉलेंट्री एंड लेटर इज मैंडेटरी। ये मॉड्यूल में से ही आया है आप लोगों का, इसका आंसर ए आएगा। मतलब मॉड्यूल का एमसीक्यू नहीं है, बट मॉड्यूल के ही टॉपिक में से है। जो मैंने नोट्स लिखवाए थे जब नेशनल गाइडलाइंस, उसमें ये चीज करवाई भी थी। अब आ जाइए सेबी। ये फिर से बैक वाला क्वेश्चन आ गया। सेबी कैसी है बेटा हम लोगों की? क्वासी ऑफिशियल। क्या आएगी बेटा? ये क्वासी ऑफिशियल है इसका आंसर। फॉर द पर्पज ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट द टर्नओवर, इसमें फिगर थोड़ा चेंज हो गया बेटा। यहाँ पे 6000 आएगा। मेरे ख्याल में इसके बोनस मार्क्स मिलने चाहिए आप लोगों को। यहाँ पे 6000 आएगा। आपके एमक्यूपी में इसका 8000 है, पर पता नहीं वो 8000 क्यों दिया गया है, क्योंकि अगर हम सेक्शन 5 देखेंगे मॉड्यूल के अकॉर्डिंग तो उसमें टर्नओवर जो इंडिविजुअल का जो टर्नओवर की थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 6000 है, ठीक है। The insurance policy issued by the insurer shall not be questioned after 3 years। ये इवन हेडलाइन करके एक जगह पे 2 years भी दे रखा है, बट वो फ्रॉड का केस है। 3 साल के बाद में क्वेश्चन नहीं कर सकती इंश्योरेंस कंपनी
ठीक है। अब आता है इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस एंड मोटर। बेटा यहाँ बच्चे बड़े कंफ्यूज करें क्योंकि इन्होंने क्या करा है, यहाँ पे आप लोगों के मॉड्यूल में फायर है। अब फायर और मोटर एक्सीडेंट इंश्योरेंस, इसमें तो आप लोगों का आंसर ये वाला होता जो इस बच्चे ने करा है, बट यहाँ पे लाइफ है और लाइफ में इंश्योरेबल इंटरेस्ट कब होता है, एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ इशू ऑफ पॉलिसी। तो ये पूछ रहे हैं कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट। तो अगर हम दोनों के केस में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने फायर की जगह क्या ले लिया है, लाइफ इंश्योरेंस, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस के टाइम पे, डेथ के टाइम पे इंश्योरेबल इंटरेस्ट थोड़े होगा, कोई इंसान मर रहा है तो थोड़े अब उसका कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट होगा। ठीक है। जुडिशियल अथॉरिटी अंडर द सारफेसी एक्ट, बच्चा डीआरटी सही है इस बच्चे का। द डिसीजन ऑफ साइबर एप्लेट ट्राइब्यूनल कैन बी अपील्ड, ये गलत है, इसका हाई कोर्ट आएगा बच्चा। ये पीछे का ही आपका है क्वेश्चन, मॉड्यूल के पीछे के ही हैं सारे क्वेश्चंस। अलाइड लॉ में ज्यादातर एमसीक्यू बैक से ही आते हैं, समझ के रखिएगा। द केसेस अंडर पमला यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसके लिए स्पेशल कोर्ट डिजाइन करे हैं। ईडी बेसिकली यहाँ पे ट्रायल चलता है मनी लॉन्ड्रिंग का, हमने सुना भी अभी केजरीवाल का केस ईडी में चल रहा था वहां पे ट्रायल। ठीक है। ये तो कितने इजी एमसीक्यू है, आप देखो टिप्स में हमें 5 मिनट भी नहीं लगी, हार्डली 10 मिनट में आप लोगों ने पूरे एमसीक्यू कर ले होंगे। अगर जिस बच्चे ने, मैंने जो आपको एमसीक्यू टेस्ट में दिए थे या आप लोगों ने बैक के मॉड्यूल के एमसीक्यू कर रखे हैं, तो ये एमसीक्यू इतने हार्ड नहीं है। ज्यादातर बच्चों के हार्डली 1-2 गलत हो सकते हैं। ये लाइफ इंश्योरेंस ये वाला जो घुमा के दिया, अगर आपने जल्दबाजी में इसको नहीं पढ़ा है तो। चलिए अब आ जाइए, ये बहुत ईजी सा है, ये टेस्ट में मैं हर बार क्वेश्चन देती हूँ। ओपीसी की केस स्टडी, Gautam of Uttar Pradesh Incorporated OPC. In compliance to law, he appointed his brother Rohini as nominee. Both are resident Indian citizen on 12/2/2024. Rohini left India permanently to settle Dubai and he has withdrawn his nomination. You are required to answer in the light. What action shall be taken by Gautam when he gets notice of withdrawal of nomination and within what time limit? बेटा कि आपको जैसे ही गौतम नोटिस ऑफ विड्रॉल का, व्हाट एक्शन शैल बी टेकन बाय गौतम व्हेन ही गेट्स नोटिस ऑफ विड्रॉल ऑफ नॉमिनेशन, वो दूसरा अपॉइंट करेगा और कितने टाइम तक, विद इन, आप लोगों को जैसे ही उसका मिलता है आप लोगों को दूसरा नॉमिनेशन करना पड़ेगा ना। तो ये पूरा मैंने आप लोगों को बता रखा है कि आपको नया नॉमिनेशन करना पड़ेगा। ठीक है। गौतम वांट्स टू अपॉइंट हिज माइनर सन, क्या माइनर सन को अपॉइंट किया जा सकता है क्या? नहीं, क्योंकि आपका नॉमिनी कभी भी माइनर नहीं होना चाहिए। कैन गौतम अपॉइंट हिज माइनर सन एज नॉमिनी इन ओपीसी? नो। एग्जामिन विद रिलेवेंट द, क्योंकि ना तो आप लोगों का मेंबर आपका माइनर हो सकता है, ना ही नॉमिनी आपका माइनर हो सकता है। इन केस गौतम फेल्स टू अपॉइंट अ न्यू नॉमिनी, व्हाट शैल बी द लीगल कॉन्सिक्वेंसेज? अगर वो नॉमिनी नहीं अपॉइंट करता है विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड में, तो फिर आप लोगों का क्या लीगल कॉन्सिक्वेंसेज होगा? क्योंकि इसको कंपलसरी आपकी प्रोविजन में लिखा हुआ है, नॉमिनी क्लॉज होता है एमओए में, आपको अपॉइंट करना पड़ेगा। अगर आपने अपॉइंट नहीं करा तो इसमें एनसीएलटी कैन ऑर्डर फॉर कंपलसरी वाइंडिंग अप ऑफ दिस कंपनी, इसलिए आपको नॉमिनेशन करना ही पड़ेगा। ठीक है। अब आता है मृंदा लिमिटेड इज एन अनलिस्टेड कंपनी विद पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 40 करोड़ एंड टर्नओवर ऑफ 350। बेटा ध्यान रखो, जैसे ये आ जाए ना अपने प्रोविजंस दिमाग में बैठाओ, ऑडिट कमिटी और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाले। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 10 करोड़, 100 करोड़ और एक्सीडिंग 50 करोड़। 10 करोड़ पेड अप शेयर कैपिटल, टर्नओवर 100 करोड़ और या बोरोइंग्स आपकी एक्सीडिंग 50 करोड़ से ज्यादा है, तो इसमें टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है, वो सॉरी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा है 40 करोड़, और हमारा टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा है जो कि कितना है 350 करोड़ है। मिस्टर राजीव मिश्रा हु इज द प्रमोटर एंड एमडी, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। मिस्टर प्रीतम इज द नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। मिस्टर चरण दत्ता डायरेक्टर इज द फाइनेंस एंड मिस्टर अनुराग सिन्हा डायरेक्टर ऑपरेशन इज रिलेटेड टू द प्रमोटर। मिस सुप्रति कंपनी एज अ कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है, कंपनी सेक्रेटरी, क्योंकि पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ है तो एक सीएस भी अपॉइंट करना जरूरी होता है। द कंपनी इज प्लान फॉर एक्सपेंशन देयरफॉर वांट्स टू अवेल सीजेबल लोन फ्रॉम द नेशनलाइज्ड बैंक। द बैंक वांट्स टू नॉमिनेट अ डायरेक्टर इन द बोर्ड। जब कोई बैंक बोर्ड में अपना डायरेक्टर अपॉइंट करता है, उस डायरेक्टर को बोलते हैं नॉमिनी डायरेक्टर। मैंने बताया था आप लोगों को ये वाली बात। The MD seeks your advice in the following point. Is the present board properly constituted? क्या ये बोर्ड properly constituted है? If not, what is the non-compliance? क्या ये properly है? बेटा वुमेन डायरेक्टर याद करो,
वुमेन डायरेक्टर आपकी अपॉइंट होना जरूरी होता है जब कंपनी में आपकी पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ हो या टर्नओवर 300 करोड़ हो, अनलिस्टेड। लिस्टेड में तो सब में वुमेन डायरेक्टर है, या अनलिस्टेड है तो यहाँ वुमेन डायरेक्टर नहीं है, तो वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा। एक कमी तो ये लगी हमें, वुमेन डायरेक्टर है और एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर करा है कि इन लोगों ने अपॉइंट, इंडिपेंडेंट भी नहीं हो रहा भाई, तो इंडिपेंडेंट और वुमेन दोनों को अपॉइंट करना पड़ेगा। कैन मिस्टर अनुराग सिन्हा बी कंसिडर एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? क्या रिलेटेड टू द प्रमोटर, प्रमोटर्स के रिलेटेड है वो मिस्टर अनुराग सिन्हा, तो क्या रिलेटेड आपके प्रमोटर से रिलेटेड है? तो लेकिन आपके प्रमोटर से रिलेशन है तो आप यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उनको नहीं किसी और को अपॉइंट करना पड़ेगा क्योंकि क्राइटेरिया मैच नहीं हो रहा। व्हाट विल बी द स्टेटस ऑफ डायरेक्टर इफ नॉमिनेटेड बाय बैंक? क्या स्टेटस रहेगा? वो नॉमिनी डायरेक्टर है, जब तक बैंक का लोन नहीं चुक जाता वो एज अ डायरेक्टर रहेगा। इफ द सेड नॉमिनेटेड डायरेक्टर इज अ वुमेन, वुड शी सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ वुमेन डायरेक्टर? नहीं, क्योंकि नॉमिनी डायरेक्टर सिर्फ बैंक के इशारों पे चलेगा, क्योंकि वो कुछ बोल नहीं सकता, वो सिर्फ मीटिंग में पार्टिसिपेट करेगा, तो वो वुमेन डायरेक्टर का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करेगा, वुमेन डायरेक्टर आपको अलग से अपॉइंट करनी पड़ेगी। इज देयर एनी रिक्वायरमेंट ऑफ सीएफओ? सीएफओ होता है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, जो हमारा सेक्शन 2 का क्लॉज 51 की मैनेजर पर्सन की डेफिनेशन में आता है। किसी कंपनी में अगर आपकी वही 50 करोड़ तक की पेड अप शेयर कैपिटल है तो आपको क्या अपॉइंट करना पड़ेगा? सीएफओ। तो यहाँ पे आप लोगों को सीएफओ की बात हो रही है, तब ऑलरेडी यहाँ पे सीएस अपॉइंट है तो फिर सीएफओ की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो भी तो क्या होता है, केएमपी तो होता है की मैनेजर पर्सन, सीएस भी आता है, सीएफओ भी आता है, सीईओ आता है, होल टाइम डायरेक्टर आता है, ये सब किस में आते हैं बेटा? आप लोगों के केएमपी में, तो सीएफओ की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। व्हाट इज द डेटा प्रोटेक्शन अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट? ये आपके मॉड्यूल में से दिया है, डेटा प्रोटेक्शन, यानी डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2000 कुछ और नहीं है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को डेटा प्रोटेक्शन एक्ट बोला जाता है। इसी एक्ट को इसमें इनेक्ट किया गया। इसके लिए हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में सेक्शन 43A और 72A इंडियन एविडेंस एक्ट में इंसर्ट करा गया है, अलग से कोई अलग एक्ट नहीं बना है। तो ये 2 पैराग्राफ का आपके मॉड्यूल के में से दिया है, जो मैंने नोट्स में भी लिखवाया है बच्चों को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। Under section 28, the resolution professional will have to take prior approval of some cases. ये section 28 में आपको COC की अप्रूवल की जरूरत होती है। टेक प्रायर अप्रूवल ऑफ, कब कब प्रायर अप्रूवल लेना पड़ता है? वही 66% से हमें कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स से कंसेंट लेनी पड़ती है। आप कोई भी प्रॉपर्टी सेल करोगे, बेचोगे, क्योंकि आप देखो अभी तक तो आपका सारा काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर रहे थे, पर जैसे ही इंसॉल्वेंसी का आपका रेजोल्यूशन चालू होता है, आपकी कंपनी में आरपी अपॉइंट हो जाता है, अब काम किसकी परमिशन से होगा? क्रेडिटर की परमिशन से। तो आप बिजनेस से रिलेटेड जितने भी डिसीजन लोगे आपको किससे पूछना पड़ेगा? COC से। ये सेक्शन 28 में मैंने पूरी लिस्ट लिखवाई थी कि प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी जब जब आपका आरपी यानी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल कोई भी काम करेगा तो उसे कमिटी ऑफ क्रेडिटर से परमिशन लेके ही काम करना है। सेक्शन 28 देखो, सेक्शन भी इधर गिवन है, तो आपको तो बिल्कुल प्रेशर ही नहीं लेना है, फाइनल का पेपर में इतना इजी कर दिया आपको। व्हाट इज द मीन्ड बाय कॉर्पोरेट गवर्नेंस? बहुत इजी है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस यानी कंपनी को इंटरेस्ट का ध्यान रखना है, किस किस का? गवर्नमेंट का, उससे रिलेटेड जितने भी लोग हैं, एम्प्लॉयज का, स्टेक होल्डर्स का, शेयर होल्डर्स का, क्रेडिटर्स का, सबका। हाउ आर द लिस्टेड एंटिटीज रिक्वायर्ड टू सबमिट पीरियड रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस? आपको याद है मैंने एक डायग्राम बनवाया था एनवायरमेंट रिपोर्ट पे, आप लोगों के सोसाइटी पे और कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ऐसे 3 करके रिपोर्ट, और ऊपर MCQ में भी आया है कि क्वार्टरली भी जाएगी, एनुअली भी जाएगी, मंथली भी जाएगी, हाफ ईयरली भी जाएगी, एनेक्चर 1 2 3 4 ऐसे करके हम लोगों को वो रिपोर्ट फाइल करनी होती है, ठीक है। एग्जामिन द रिपोर्ट। इस बार देखो मतलब कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कितने सारे क्वेश्चन आ गए हैं। हर बार एक क्वेश्चन आता था, इस बार कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इन्होंने 2 या 3 क्वेश्चन आपको अभी तक हमें देखने को मिल गए हैं। Examine the important aspects related to due diligence and various aspects to be seen to constants of the evaluation of CSR project before the project cost are incurred। ये मैंने आपको एंड में लिखवाया भी था कि कब कब आप जब CSR के प्रोजेक्ट में खर्चा करने वाले हैं तो उस कॉस्ट को पहले सजेस्ट करेंगे, कहाँ कहाँ खर्चा लगाया जाएगा, वो पूरे टॉपिक वाइज आपको छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो लिखने थे, ठीक है। अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ये सेक्शन 244 आ गया, ऑपरेशन एंड रिस्क मैनेजमेंट। ये मैंने बोला ही था, ये आता ही आता है, और ये मैंने टेस्ट सीरीज में भी दिया था, एग्जाम में भी, आपकी क्लास में भी टेस्ट लिया था। बताओ, याद करो, 244 में 241 ऑपरेशन और मिस मैनेजमेंट के अगेंस्ट आपके 100 या 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स अप्लाई कर सकते हैं कि हमारे साथ गलत हुआ है। तो देखो यहाँ पे कितने लोग हैं, 600 हैं,
उनमें से 90 मेंबर्स ने, तो 600 का 1/10 कितना होता है 60, तो 90 मेंबर ने अप्लाई करा, सही है, वो कर सकते हैं। रिलेवेंट प्रोविजन लॉ एंड डिसाइड वेदर सेड पिटीशन इज मेंटेनेबल, हाँ मेंटेनेबल होगा। इन केस 40 मेंबर्स सब्सिक्वेंटली विड्रॉ दी कंसेंट, ये भी मैंने लिखवाया था नोट करके कि एक बार एप्लीकेशन लगा के अगर आप विड्रॉल कर लो प्रिस्क्राइब नंबर से तो कोई दिक्कत नहीं है, वो चलेगी आपकी पिटीशन। इन केस टोटल मेंबर्स आर लेस देन रिक्वायरमेंट इट इज पॉसिबल टू फाइल द पिटीशन, यस आप कर सकते हो। अगर एक अकेले व्यक्ति के पास में 10% ऑफ इशूड शेयर कैपिटल का होगा तो आप पिटीशन लिखवा सकते हो, कर सकते हो। ये पूरा वो वाला छोटा सेक्शन है, लेकिन आप इसको प्रोविजन करके फिर कंक्लूजन में तीनों पॉइंट देते तो आपका प्रेजेंटेबल आंसर आता। What is understood by abuse of dominant position, ये मैंने आपको बार बार करवाती हूँ। डोमिनेंट पोजीशन सेक्शन 4 कि क्या आप 3 तो एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट का और डोमिनेंट पोजीशन का क्या था बेटा सेक्शन 4 कि जब आप अपनी पोजीशन, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है वो अपनी पोजीशन का मिसयूज करती, कैसे करेंगी, कंट्रोल करना प्राइस को, कंपटीशन को खत्म करना, यानी ऐसे एग्रीमेंट्स करना जो कि कंपटीशन के अगेंस्ट हो, तो वो क्या कर रहे हो आप अपनी पोजीशन का मिसयूज कर रहे हो। तो व्हाट इज अंडरस्टूड, आपको ये इसकी डेफिनेशन लिखनी थी सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग। एंड स्टेट द प्रोविजन ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन रिलेटेड टू डिस्पोजल ऑफ नॉन बैंकिंग एसेट्स। नॉन बैंकिंग एसेट्स कौन सी होती है बेटा, जो लोन और उसके अलावा यानी जितनी भी लैंड है, मशीनरी, अगर उनको बेचना है तो आप कैसे बेचोगे, विद द आरबीआई अप्रूवल से होता है सब काम यहाँ पे। स्टेट द पर्सन एलिजिबल टू क्लेम द बेनिफिट्स ऑफ एलआरएस, फेमा की एलआरएस यूनिट। तो इसमें पूछा गया है कौन कौन से पर्सन है, तो इसमें वो पर्सन बताए गए एचयूएफ, ट्रस्ट और पार्टनरशिप फॉर्म को छोड़ के बाकी सब एलिजिबल है फॉर टेकिंग द बेनिफिट ऑफ एलआरएस। कौन कौन हो गए मैडम, इंडिविजुअल हो गई, कंपनी हो गई और सोल प्रोप्राइटर्स हो गए, दे ऑल कैन टेक द बेनिफिट ऑफ एलआरएस। और कौन कौन से बेनिफिट ले सकते हैं वो पूरी लिस्ट मैंने लिखवाई थी कि $2,50,000 तक वो एलआरएस के क्या कर सकते हैं, रेमिटेंस कर सकते हैं। उसमें बहुत सारी चीजें थी, विजिट करने जाना, मेडिकल एक्सपेंसेस करना, पढ़ाई का खर्चा, स्पाउस के लिए भेजना, बहुत सारे लिस्ट मैंने आपको लिखवाया था। स्टेट द ऑफेंसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग सेक्शन 4, याद करो ABC 3 थे इसमें और उसमें पैराग्राफ्स थे, पूरे टॉपिक्स आपको पॉइंट वाइज लिखवाए थे और इस पे पनिशमेंट भी आपको साथ में लिखनी थी। अगर ड्रग्स से रिलेटेड, नार्कोटिक्स से नहीं होता तब तो बेटा 7 years, लेकिन अगर उससे ज्यादा आपका अगर ड्रग्स में इन्वॉल्वमेंट है तो 10 साल तक का रीग्रियस इम्प्रिजमेंट होता है। अब आ जाइए, ऑल ड्यूज ऑफ एमएसएमई वेंडर हैव टू बी पेड इन टाइम इन केस ऑफ डिले। ये मैंने इंपॉर्टेंट भी मार्क करवाया था कि अगर 45 डेज से ज्यादा का डिले होता है तो जो भी इंटरेस्ट रेट आरबीआई की चल रही है उसकी कंपाउंडेड रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बायर को पे करना पड़ेगा एमएसएमई को। याद करो, इसका मैंने प्रैक्टिकल सॉल्व करके भी बताया था, आपके तो थ्योरी प्रोविजन लिखना है खाली, और उसके अलावा बायर को क्या करना पड़ता है, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखना पड़ता है कि एमएसएमई से कितना पैसा आपका ड्यू बन रहा है, हर उसको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एओसी 4 में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। डिस्कस अबाउट द अमलगमेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, ये मैंने करवाया था सेक्शन 237 मर्जर अमलगमेशन। बेसिकली अगर मैं बात करूं, इन्होंने चैप्टर सारे मोस्टली कवर करे, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन को छोड़ के, और एक डिविडेंड वाला भी नहीं लिया, डिपॉजिट वाला भी नहीं लिया इस बार इन्होंने। बाकी इन लोगों ने क्या कर लिया, अकाउंट्स और ऑडिट वाला लिया क्या इन लोगों ने, वो भी नहीं लिया शायद। तो ओवरऑल अगर बात करें ना तो पेपर में इस बार अलाइड लॉ ज्यादा है, मतलब आप लोगों की जो कंपनीज एक्ट की मैं बात करूं ना, उनको इन्होंने 40% से भी कम वेटेज रख के इस साइड आपका आईबीसी और कॉर्पोरेट गवर्नेंस को ज्यादा कवरेज करा है और मोस्टली सारे ही चीजें ली है। इनसाइडर ट्रेडिंग वाला क्वेश्चन भी था, शायद मेरे से मिस हो गया क्या, एक इनसाइडर ट्रेडिंग वाला भी मैंने देखा था। हाँ, डिस्क्राइब द रेगुलेटेड अंडर द सेबी व्हाट इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, ये इनसाइडर ट्रेडिंग में कौन से थे बेटा, कोड ऑफ कंडक्ट। मैंने आपको अनेक्चर ए और बी की क्या क्या कंपनी को कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करने हैं ताकि अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मार्केट में ना जाए। और इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म वो अलग से नीचे सिर्फ 4 पॉइंट है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को किसी को लीक नहीं करनी चाहिए, प्रमोटर्स को आगे कोई भी बात आगे नहीं बतानी चाहिए, ये सारी चीजें वही ड्यूटी कोड ऑफ कंडक्ट से रिलेटेड चीजें ही बार बार रिपीट थी। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का एकदम सिली सा दिया है, मतलब मेरे को लग रहा था कि अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, टेक ओवर कोड से इधर आना चाहिए, बट इस बार इन्होंने इस चीज को कवर करा। बाकी तो पेपर ओवरऑल अगर मैं बात करूं, अगर आपने पूरा अच्छे से पढ़ा है, जितना मैंने नोट्स में लिखवाया है, तो 70 to 80 मार्क्स कहीं भी नहीं, आप लोगों के कहीं भी कोई चूक नहीं सकता है, आपके आराम से 70-80 मार्क्स आएंगे। बट आप अब इतना टाइम इसमें मत लगाओ, आप अपने नेक्स्ट पेपर की तैयारी करो। ऑल द वेरी बेस्ट।
आई होप हम लोग फिर नेक्स्ट पे मिलेंगे आप लोगों के, तब आप लोग मुझे बताएंगे कि जब आपके सारे पेपर्स ख़त्म हो जाएंगे कि भाई आप लोगों का कैसा पेपर रहा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।